नमस्कार, मेरा नाम है आरजे दिवांगना एंड वेलकम टू ब्यूटीफुल एपिसोड ऑफ हरिओम वाणी। और आज हमारे इस खूबसूरत से एपिसोड में ऑल द वे फ्रॉम भोपाल से आए हैं आचार्य अभिषेक उपाध्याय जी। वेरी वेरी वार्म वेलकम एंड नमस्कार। नमस्कार मैडम जी। सो अभिषेक जी, आप आए हैं हमारे मुंबई शहर में, पधारे हैं इस खूबसूरत से एपिसोड के लिए। सबसे पहले तो मैं आपकी फीलिंग्स जानना चाहूंगी। मैम, फीलिंग्स जैसा कि मैं बाय ट्रेन जर्नी आया हूँ, हाँ। तो नासिक से बहुत ही तेज बारिश मुझे मिली है। बहुत ही हरी भरी वादियाँ जैसे भोपाल में है वैसे ही मैं यहाँ देखते हुए आया हूँ, तो मन में काफ़ी रोमांच है। बहुत अच्छा लगा कि मानसून के मौसम में इतने अच्छे मौसम को मुझे देखने को मिला और यहाँ मुंबई में आया मैं। हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपसे बात करने के लिए, क्योंकि आज जो ज्ञान आप हम सबके बीच में शेयर करने वाले हैं, आई थिंक सब लोग इस एपिसोड को एंड तक देखने वाले हैं। तो अभिषेक जी, आपकी जर्नी के बारे में बताइए। बिकॉज देखिए, बचपन में क्या होता है ना कि हर किसी को डॉक्टर बनना होता है, किसी को इंजीनियर बनना होता है। आई एम श्योर बचपन में तो ये ख्वाब नहीं रहा होगा, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, मेरा बचपन से आध्यात्म में मन है। ओके। हाँ, मगर मैं पढ़ाई करने शुरू में गया भी था। मेरी नींद भी सुबह 4 बजे से खुलती थी, जो कि बचपन से खुलती है। बाय डिफॉल्ट मैं अभी भी कहीं भी कितने बजे भी सोऊं, मुझे सुबह 4 बजे अपने आप नींद खुल जाती है। तो मन तो था ही कहीं ना कहीं। फिर पिछले कोविड के टाइम पे जब मैंने भविष्यवाणियाँ देखी तो उनकी तरफ मेरी और रुचि बढ़ी। और ऐसा कहते हैं कि ज्योतिष में आप अपने मन से ज्योतिष नहीं कर सकते, ज्योतिष शास्त्र अपने विद्यार्थी को चुनता है। तो वहाँ से 5-6 साल पहले मेरी ये जर्नी शुरू हुई और अभी मैं इसको लगातार करता जा रहा हूँ। ब्यूटीफुल। तो आपने जैसे कोविड में आपने कहा कि आप बहुत इंक्लाइंड हो गए थे आपके प्रिडिक्शंस के लिए और सारी चीजें, तो कब वो एक सिंगल पॉइंट होता है ना कई बार कि लगा होगा कि चलिए अब तो इसकी शुरुआत हो ही चुकी है, कोई ऐसा प्रिडिक्शन, कोई ऐसी भविष्यवाणी जो आपने करी हो जिसमें आपको लगा कि यार अब तो मेरी जर्नी इसी में ही है? भविष्यवाणी तो नहीं मैडम, कोविड के टाइम पे सभी लोग डरे हुए थे और मेरे अंदर एक इंटरनल क्वालिटी है कि मैं लोगों से बात करके उनकी प्रॉब्लम्स को हील करता हूँ। लोग मुझे अपनी प्रॉब्लम सुनाते हैं, मैं उसको नॉर्मलाइज करके काउंसलिंग करता हूँ। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये चीज़ है, ईश्वर ने मुझे दी है, तो क्यों ना इसको आगे बढ़ाया जाए। क्या बात है। और आप इसी राह पे चल पड़े आगे। ब्यूटीफुल। सो अभिषेक जी, क्या होता है कि आज के टाइम पर ना लोग ना बड़े प्रैक्टिकल हो चुके हैं, राइट? तो उस पॉइंट पर जब हम अगर एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करें, तो आपको क्या लगता है कि ये क्यों हमारी लाइफ में जरूरी है? एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली लोग बाग क्या सोचते हैं कि ये भविष्य फल है, जबकि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ भविष्य फल नहीं है। ये ओल्ड टाइम का, एंशिएंट टाइम का, भारतीय सनातन परंपरा का एक खगोल विज्ञान का अध्ययन है, जिसमें हम ग्रह, तारे और नक्षत्रों का अध्ययन करते हैं और उन्हीं की तरंगों का मानवीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, ये सबका अध्ययन करते हैं इसमें। तो वो कुंडली एनालिसिस से हम उस चीज़ को देखते हैं। ग्रहों का गोचर होता है, जैसे गुरु ग्रह है, सूर्य की परिक्रमा लगाने में 12 महीने का समय लगता है, 12 से 13 महीने, ये नासा भी कहता है। और ये हमारे ऋषि अभी हम बोलते हैं, वो हमारे साइंटिस्ट ही हैं। उन्होंने हमको ये बताया कि इतना समय लगता है। 9 ग्रह की अभी अवधारणा आई, 9 ग्रह तो हमारे हजारों साल से लोग बताते आ रहे हैं। तो सारी चीजें वही हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, पृथ्वी भी चक्कर लगाती, ये हमारे ऋषि मुनियों ने पहले बता दिया था। तो वो सारे ऋषि मुनि नहीं थे, वो सारे साइंटिस्ट थे, वो खगोल एस्ट्रोनॉमर्स थे वो। तो उन्होंने जब से इस चीज के बारे में बताना शुरू किया, तो लोग मतलब लेकिन सेपरेट कर दी ना दोनों चीजें। हाँ, कि ये एस्ट्रोलॉजी अलग है, ये सारी चीजें तो विज्ञान अलग है। हाँ, तो क्या कहना है इसके बारे में आपका? इसके बारे में कहना ये है कि वो सब एक ही चीज है, क्योंकि ये भौतिक के साथ साथ गणित के अंकों का जोड़ना, घटाना और उनका अवलोकन है। तो ये मतलब भौगोलिक के अलावा खगोल विज्ञान और गणित विज्ञान, ये तीनों चीजें साथ में है। बहुत अमेजिंग सेट ऑफ चीजें आप बता रहे हैं यहाँ पर। सो अब मैं ना आपसे पूछना चाहती हूँ, जनरली मेरे साथ भी लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है कि कई बार ना बनते काम ना एकदम से बिगड़ जाते हैं। हाँ। मतलब आपको लगता है कि सब कुछ एकदम सही जा रहा है, कि अब तो ये लाइफ में एकदम हम ऊपर उड़ने वाले हैं, लेकिन जैसे ही वो उड़ान भरनी होती है हमें, या फिर हम गाड़ी का पहला गियर लगाते हैं, वहीं पर ब्रेक लग जाता है। तो आपको क्या लगता है कि बहुत सारे जो हमारे प्लैनेटरी पोजीशंस है उसके हिसाब से ये सब होता है? बिल्कुल होता है मैडम। अगर आपके कर्म फल अच्छा है, कर्म का भाव जो 10वां भाव 10th हाउस जिसको बोलते हैं, तो आप अपना कर्म तो अच्छा कर रहे हैं, आपकी प्लानिंग सही हो रही है, आपके डिसीजन सही हो रहे हैं। मगर जो आपका लाभ भाव वाला स्थान है, लाभेश, वो आपका अगर गड़बड़ है, तो आपने प्लानिंग सब कर ली, मगर अगर आप जाते जाते आपकी डील कैंसिल हो, तो आपको लाभ नहीं मिल पाया। तो वो होता है, वो ग्रहों की दशा, गोचर
और नक्षत्र को देख के उसको अपन ठीक कर सकते हैं। तो क्या मतलब इसमें जनरली क्या करना चाहिए एक आम इंसान को, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली कई बार बहुत सारे लोगों का पैटर्न होता है कि बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। हाँ हाँ, बनते तो उसमें आप क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को? पहली सलाह तो मैं यही देना चाहूँगा कि जो योग ज्योतिषी हैं, जो विद्वान हैं, उनके साथ बैठे, उनके साथ आप कंसल्टेशन करें। आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसका मुहूर्त का निर्धारण करें। मुहूर्त निर्धारण के बाद ही उस कार्य को करें। मुहूर्त इम्पोर्टेंट है हाँ, किसी भी काम के लिए? मुहूर्त इम्पोर्टेंट है। हम्म, शास्त्रों में हमारे अभी ये 12 तारीख के बाद से हाँ। शादियां रोक दी जाती हैं। क्यों रोक दी जाती हैं? कभी आपने सोचा ऐसा? बोले भगवान सो गए। भगवान सो तो गए हैं, मगर वो अपने ऋषि मुनियों ने पहले से देख लिया कि इस समय बारिश का समय है, शादी विवाह करेंगे तो लोगों का आना जाना कैसे हो पाएगा। तो वो वैज्ञानिक और धर्म दोनों को मिक्स करके अपना ज्योतिष विज्ञान है। मुहूर्त आपके हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम, चाहे आपको लाइफ में आगे बढ़ना हो, कुछ भी करना, मुहूर्त देखकर हमेशा किया जाए? बिल्कुल, मुहूर्त देख के तो पुराने समय में लोग बाग यात्रा करते थे कि मुहूर्त कैसा है, किस दिशा में यात्रा करना चाहिए, तो वो लोग सुखी थे, वो उस समय परेशान नहीं होते थे। मगर आजकल सारी चीजें होने के बाद भी हम लोग उस पुरानी चीजों को ध्यान नहीं रखते हैं, मुहूर्त का ध्यान नहीं रखते हैं, और फिर कहते हैं कि हमारा काम बनते बनते बिगड़ गया। तो कोई मतलब जैसे सपोज किसी को पता ही ना हो मुहूर्त के बारे में, या किसी को इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं हो कि ये कोई ख़राब मुहूर्त है, जैसे दिन में बहुत सारे डिफरेंट मुहूर्त होते हैं, तो और उस मुहूर्त में उन्होंने वो काम कर दिया, तो फिर उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि वो काम रहते रहते रह जाएगा। हो सकता है काम हो जाए तो उसमें आपको बेनिफिट ना मिले, काम बन जाए और बिगड़ जाए, दोनों चीजें हो जाएंगी। तो मुहूर्त के बारे में बताइए ना, दिन में जैसे कौन से अच्छे मुहूर्त में कौन सा काम करना चाहिए? वो आपकी कुंडली को, आपके ग्रह नक्षत्र को देख के और आप कौन सा काम करने जा रहे हैं उसका निकाला जाता है। सपोज कोई किसी को अपने ऑफिस में कोई अच्छा काम करना है, कोई सिग्नेचर करने जाना है, उसके लिए कौन सा मुहूर्त होता है? सिग्नेचर किस चीज के लिए करने जा रहे हैं, तो एक एक चीज का निर्णय, एक एक चीज का निर्धारण अलग अलग किया जाता है। हाँ। ऐसा कोई एक मुहूर्त नहीं है कि जिस मुहूर्त में बता दिया जाए और वो सारे काम होने लगे। ओके आचार्य जी, कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ना, उनका जो जीवन है ना पूरा संघर्ष में ही निकल जाता है। पूरी मतलब ऐसा नहीं है कि वो टैलेंटेड नहीं है, या ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया, सारी की सारी चीजें वैसे होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि सबसे पहले तो ये प्लैनेटरी पोजीशंस का दोष है? अगर है तो क्या मतलब इसके लिए क्या कुछ चीजें कर सकते हैं वो? देखिए, ये प्लानिटरी पोजीशन का दोष तो है ही, साथ साथ हमारे जो पूर्व जन्म के संचित कर्म पुण्य होते हैं और प्रारब्ध के जो होते हैं, ये सब हम लेके चलते हैं हमारे इस जन्म में भी। तो अगर हमने कुछ पुण्य किए हैं तो वो हमें फायदा भी देंगे, और अगर कुछ अपन ने गलत किया है तो वो इस जन्म में अपन को संघर्ष देते जाएंगे, और वो थ्रू आउट द लाइफ चलेंगे। प्लानिट पोजीशन से ठीक करके हमको बैलेंस कर सकते हैं। तो पता कैसे चलेगा कि ये हमने हमारे गलत कर्मों का हमें फल मिला? ये आप कुंडली दिखाइए, आपको कुंडली से देख के पता चल जाएगा। कुंडली से ये पता चल जाता है कि आपने पिछले जन्म में कौन कैसे काम किए हैं आपने। ओके। और इस जन्म में कोई जेनरिक अगर आप एडवाइस सबको देना चाहेंगे, जैसे जनरली जितने लोग जो परेशान रहते हैं, संघर्ष में जिनका जीवन रहता है कि घर में या दिन की शुरुआत कुछ इस तरीके से करें, या घर से बाहर निकलने से पहले कुछ इस तरीके से चीजें करें, कुछ आप प्लीज बताइए। उसमें सबसे अच्छा तो जो शास्त्रों में बताया गया है कि आप गायत्री का जप करके निकलें घर से, वो सबसे अच्छा होता है। गायत्री मंत्र का ओके, गायत्री मंत्र का जाप। सो आप सब लोग भी जब घर से बाहर निकलें तो गायत्री मंत्र का जाप करके निकलें। सो आचार्य जी, जनरली क्या होता है कि हर कोई इंसान अपने ऑफिस में जाकर अपने टैलेंट को दिखाना चाहता है, बट मैंने देखा है ऑफिस में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो टैलेंटेड बहुत होते हैं, स्किल्स भी बहुत होती हैं, लेकिन अपने आप को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो क्या ये भी प्लैनेटरी पोजीशंस की वजह से होता है? बिल्कुल, अगर वो ऑफिस में अपना प्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो उसका मतलब है कि उनका सूर्य कमजोर है, उनको आत्मविश्वास की कमी है, साहस की कमी है, तो सूर्य उनका कमजोर ग्रह है। तो सूर्य को मजबूत करने के लिए वो गाय को गुड़ रोटी खिलाएं, हरा चारा खिलाएं, धीरे धीरे करते रहें। 21वें दिन बाद उनको अपने आप ऑटोमेटिक एनर्जी फील होने लगेगी। इतनी सिंपल सी चीज, मगर लोग कर कहाँ पाते हैं? लोगों के पास समय नहीं है, लोगों के पास सिर्फ रील खिसकाने का समय है। ये रील को अपलोड ऐसा नहीं करना है, आपको पूरी सुननी है, पूरी देखनी है। यस। तो 21 दिन ये 21 दिन रेगुलर करना है, सिंपल चीज करना है। आचार्य जी, अगर हम लोग फीमेल्स के बारे में अगर बात करें तो हम लोग ना बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, प्लस ओवर थिंकिंग भी बहुत ज्यादा रहती है लाइफ में, और इनफैक्ट अगर सब कुछ अच्छा भी चल रहा होता है ना तो भी बहुत खौफ खाते हैं कि यार सब कुछ अच्छा है, कुछ गलत तो नहीं होने वाला। तो ये क्या फीमेल्स की प्लैनेटरी पोजीशंस कुछ अलग होती है या कुछ और है? देखिए, फीमेल या मैन अगर सभी में देखा जाए तो मन का कारक होता है चंद्रमा। मैक्सिमम देखा गया है महिलाओं में चंद्रमा कमजोर रहता है। तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए जो उपाय बताए गए हैं कि सफ़ेद वस्तुओं का दान करें,
शंकर जी को जल चढ़ाएं और 10 मिनट का या 15 मिनट का रोज मेडिटेशन करें। हो सकता है उस समय आप जब योग ध्यान में रहेंगे तब भी आपको विचार आएंगे, हाँ बिल्कुल, मगर वो विचार धीरे धीरे आपके कम होते जाएंगे। गलत विचार सबसे पहले आएंगे, आप आंख बंद करेंगे, ध्यान में आएंगे और टेंशन वाले विचार आपको पहले आने लगेंगे। मगर आपको वो छोड़ना नहीं, आपको रोज 15 मिनट अपने मन के लिए देना है। तो मन के लिए सबसे अच्छा है कि आप 10 से 15 मिनट का रोज मेडिटेशन करें। So for all the females out there, in fact जितने जो मूड स्विंग्स भी होते हैं कई बार हमें मूड स्विंग्स होते हैं तो उसमें आपका मन ही खराब हो रहा है, मन खराब हो रहा है मतलब चंद्र खराब हो रहा है। तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आप चंद्रदेव की पूजा मतलब भगवान शंकर जी के जलाभिषेक करें, सावन का महीना आ रहा है उसमें करें, आप डेली भी कर सकते हैं, हर सोमवार को करें और उसके साथ सफेद वस्तुओं का दान करें, 15 मिनट का डेली आप मेडिटेशन करें। सो आचार्य जी, आजकल के टाइम पर हमें हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिल रहा है कि किसी का ब्रेकअप हो गया या डिवोर्स के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई जा रहे हैं। मतलब जहाँ पे कहते हैं ना, हमारे नाना दादी ने सबने इतने सालों तक वो रिश्ते को निभाया, लेकिन आज लोग 2-2 महीने भी नहीं निभा पा रहे हैं। तो कुछ प्लानिटरी पोजीशंस ऐसी हो गई हैं कि जिस वजह से आजकल ये केसेस इतने ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, जैसे राहु काल कहा गया है कलयुग को, तो राहु का गोचर अभी आया है। तो इस गोचर में क्या होता है कि राहु मन में भ्रम पैदा करता है, मन में उलझने करता है और जल्दी से आगे बढ़ने का तीव्र इच्छा शक्ति देता है। तो राहु मन में गुस्सा भी कराता है, छोटी छोटी चीज़ों पे वो आपको कन्फ्यूजन देगा, आपको गुस्सा दिलाएगा अंदर से, तो वो आपके रिलेशनशिप में इशू बनाएगा। एक तो ये हो गया। और अभी की जो कुंडलियाँ हैं उनमें लोगों का 7th हाउस जो है वो काफ़ी ही बिगड़ा हुआ दिख रहा है। उस कारण से लोगों का डाइवोर्स या रिलेशनशिप के बार बार टूटना और बनना हो रहे हैं। तीसरी बात यह है कि कलयुग पहले बचपन था, कलयुग अब आ गया है टीनेज में। टीनेज में आ गया है मतलब जब तरुण अवस्था में बच्चा रहता है तो वो किसी की बात नहीं सुनता, वो अपने मन की करता है। इस समय में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सब अपने मन के मर्जी के मालिक हो गए। तो अपने मर्जी के मन के मालिक हो गए तो दो लोग साथ में नहीं रह सकते। दो लोगों को साथ रहना है तो एक दूसरे की बात सुन के ही रहना पड़ेगा। मैं तो डर गई कि कलयुग का भी बस ये टीनेज ही है मतलब अभी और भी ज्यादा। हाँ अभी तो और भी ज्यादा आना है। हाँ मतलब गॉड, हाँ घोर कलयुग जिसे कहते हैं वो आएगा क्यों नहीं आएगा। सो अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ ऐसे उपाय या कुछ ऐसी सजेशंस जो आप देना चाहें जिससे लोगों के रिश्ते नाते या थोड़ा सा पेशेंस लेवल जो है लाइफ में थोड़ा बढ़ जाए। पेशेंस को बढ़ाने के लिए पहले महिलाओं ने पुरुषों की बातें सुनी है, अब समय बदला है तो पुरुषों को महिलाओं की बातें सुनना चाहिए और अपने दिमागी समझ को इतना बढ़ाना चाहिए कि उनको बातों को सुने और अपने मन से ना लगाए, उसको मन से लगा के उस पर लड़ाई ना करें छोटी छोटी सी बातों पे और उनको भूल जाए, फॉर ग्रांटेड कर दें। क्या बात है, सुपर। अच्छा आजकल ना हम इंस्टाग्राम पे जैसे हम लोग बहुत सारी जनरल जो एस्ट्रोलॉजी है या जो प्रिडिक्शंस हैं, जो वीकली हॉरोस्कोप्स है, वो सारी की सारी चीज़ें देखते हैं तो वो तो बहुत जेनरिक होता है। तो आपको क्या लगता है कि वो कितना सटीक होता है? देखिए एक राशि के लाखों व्यक्ति हो सकते हैं, तो आप ऐसा कैसे बता सकते हैं कि इस राशि में ये सारे लोगों को एक जैसा होगा? तो वो डेली का राशिफल या साप्ताहिक राशिफल सबके लिए लागू नहीं होता। वो ग्रहों के गोचर पे रहता है, ग्रहों की दशा के हिसाब से वो राशि में बता देते हैं आपको। आपका अपना जो फलादेश देखना है तो आपकी पूरी कुंडली का एनालिसिस होगा, तब बता पाएंगे उसमें। ओके, तो मतलब जो जनरली हम लोग जो अखबारों में राशिफल पढ़ते हैं, टेलीविजन पर देखते हैं या इंस्टाग्राम पर देखते हैं, तो उन पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपके अलग प्लैनेट पोजीशन होगी, आपका चार्ट अलग होगा, आपका लग्न अलग होगा, तो उसमें उस हिसाब से देखेंगे। तो मतलब भय और ये खौफ नहीं खाना है वो सारी चीजों को देखकर। ज्योतिष लोगों को मार्गदर्शन करने का है, डराने का काम नहीं है। हाँ ये आपने बहुत खूबसूरत चीज बोली, बिकॉज जनरली आजकल जब भी हम कोई भी वीडियोस भी देखते हैं ना तो मुझे तो बहुत डर लग जाता है। जैसे कोई बोलता है वीनस रेट्रोग्रेड कर रहा है या ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो डर जाते हैं हम लोग कि अरे हमारी राशि में ऐसा कुछ होगा। तो क्या कहना है आपका? तो राशि में होने वाला है, आपके जीवन में होने वाला नहीं है। हाँ। राशियां मैंने बताया ना, जैसे कि लाखों लोगों की एक ही राशि हो सकती है, तो आपको डरने का नहीं। ज्योतिष आपकी काउंसलिंग करेंगे, ज्योतिष आपको सही मार्ग दिखाएंगे। ज्योतिष जैसे मान के चलिए अभी बारिश हो रही है, जिस रास्ते पे गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, तो ज्योतिष अगर कोई आपको बताएगा कि उस रास्ते नहीं जाना, इस रास्ते से जाइए आप, तो ज्योतिष सही रास्ता बताएगा आपको कि आप गलत पाथ पे जा रहे हैं, आप अच्छा पाथ देखिए। एग्जैक्टली। तो जेनरिक प्रेडिक्शंस पर ज्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए। अच्छा आचार्य जी, हम ना जब ग्रहों के बारे में बात करते हैं ना तो कुछ कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो जिनका नाम सुनते ही हम लोग कई बार डर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग राहु के बारे में बात करें, है ना, राहु अक्सर मतलब
उसको कहा जाता है कि वो आपको शॉर्टकट वाली चीज़ें करवा देता है, आपको सक्सेस ओवरनाइट दे देता है, और ये ओवरनाइट किंग मेकर उसे कहा जाता है, राइट? तो ये कितना सही है? देखो, ये राहु का जो कहा जाता, बात तो सही है कि ओवरनाइट किंग मेकर बना देता है। किंग बनाने के साथ साथ वो कुछ परेशानियां भी लाता है। तो जो शॉर्टकट में पैसे वाले बनना चाहते हैं उनके लिए जरूर परेशानी वाला है, और जो उसको संयमित करके बैलेंस करके अगर काम करें तो वो उनके लिए बेनिफिट रहेगा। ओके, सुपर। तो मतलब राहु से इतने डरने की जरूरत नहीं है। तो ऑन दिस नोट राहु, मतलब अगर हम 30 जून 2026 के बारे में बात करें, तो राहु धन वर्ष का जो नक्षत्र है, धनिष्ठ नक्षत्र, उसमें प्रवेश कर चुका है। तो इसका इम्पैक्ट क्या रहने वाला है? धनिष्ठा नक्षत्र में सबसे अच्छी गुड न्यूज है, जो एआई वाले हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनके लिए इस समय बहुत अच्छा है। वो इस समय में बहुत अपना नाम फेम कमाएंगे, और एआई तो इस समय और ज़्यादा बढ़ेगा, वो धूम मचा देगा। मतलब ये उनके लिए गुड न्यूज है। क्या बात है। तो मतलब और इसको एनहांस करने के लिए तो आप उपाय बताइए ना कि सब लोग कैसे कर सकते हैं? इसका उपाय, जो धनिष्ठा नक्षत्र का प्रतीक है वो डमरू है, तो आप अपने घर में एक डमरू रखें। हाँ। और शंकर जी के भजन साथ में आप करते रहें। मतलब डमरू के साथ घर के अंदर अंदर भजन जैमिंग हो जाएगी पूरी। बिल्कुल। धनिष्ठा नक्षत्र कला संगीत का माना गया है। हाँ। तो आप डमरू रखें और संगीत में उसको भजन के साथ जोड़ें, और आप डेली घर पे। नक्षत्रों में जो धनिष्ठा नक्षत्र है वो 23वां नक्षत्र है। और जैसा उसका नाम ही है धनिष्ठा, धन वर्षा, सुख समृद्धि लाने वाला, उसमें राहु आया। राहु को कलयुग का राहु कालयुग भी कहा जाता है। राहु जो अपना सोशल मीडिया, एआई, इन सब से जुड़ा हुआ है। राहु शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ, तो ये पैसे तो लाएगा, शॉर्टकट से पैसे भी आएंगे, मगर उसमें आपको ये देखना है कि आप पैसे के अलावा कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे, क्योंकि उसका दंड देने के लिए शनि महाराज भी बैठे हुए हैं। अगर आपने कुछ गलत किया तो एक चीज से सही नहीं होते। और धनिष्ठा जो नक्षत्र है, धनिष्ठा जो नक्षत्र है, अष्टवसुओं के द्वारा, आपने देखा होगा पितामह भीष्म के पहले 7 बड़े भाई थे। देवी गंगा का शांतनु से विवाह हुआ था। तो जो अष्टवसु थे, उन्होंने गुरु वशिष्ठ की गाय की बछड़ी थी जिसका नाम था नंदिनी, उसको चुरा लिया था। तो गुरु वशिष्ठ ने उनको श्राप दिया कि आप लोगों ने ये गलत कार्य किया है, तो आपको पृथ्वीलोक पे जाना पड़ेगा। तो उन्होंने उनसे क्षमा मांगी, गुरु वशिष्ठ से विनय किया, अनुनय किया। तो उन्होंने उसको श्राप को ये बोला कि देखो, चुराई तो 8वें वाले ने है, तो ये 7 लोग जन्म लेने के बाद वापस आ जाएंगे, और 8वें वाले को भोगना पड़ेगा। तो 8वें जो थे वो पितामह भीष्म थे, तो इसलिए उनको लंबे समय तक रहना पड़ा पृथ्वी पर। धनिष्ठा नक्षत्र की जो अगर बोला जाए जो आधारित है, तो वो सैन्य पे आधारित है। तो धनिष्ठा नक्षत्र जो कि सैन्य जैसे क्या रहती है, परिवार को प्रोटेक्ट करने वाली रहती है, लीडर रहती है। तो इस समय धनिष्ठा नक्षत्र में लीडर वाली क्वालिटी वो आती है। तो इसकी एनर्जीज का इम्पैक्ट क्या जनरली फीमेल्स के ऊपर ही पड़ने वाला है? जैसे आपने सैन्य के बारे में बात करी। तो सैन्य का कहने का मतलब सैन्य परिवार की मुखिया होती है, परिवार को लेकर चलने वाली होती है। तो वैसा ही जैसे पितामह भीष्म पूरे परिवार को लेकर चलने वाले, 3-3 पीढ़ियों तक वो परिवार की सिंहासन की रक्षा करते रहे। ऐसे ही इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति होते हैं। ओके। तो मतलब जिनका भी जन्म होगा या जिनका भी हो चुका है, तो ये सारी क्वालिटीज उनके अंदर रहेंगी। क्वालिटीज के बारे में बात करें तो 30 जून 2026 से 10 अप्रैल 2027 तक ये जो 9 महीने हैं, राइट, इनमें से कौन सी राशियों के ऊपर धन वर्षा होने वाली है? वांट टू नो, ये तो हर कोई जानना चाहता है। देखिए, धन वर्षा का योग जो रहता है वो योग तो रहेगा, मगर उसके साथ साथ कर्म और पुरुषार्थ की भी जरूरत है। मगर जो आपने पूछा है कि किन किन राशियों के लिए अच्छा रहेगा, तो मेष राशि के लिए अच्छा रहेगा, कन्या राशि के लिए अच्छा रहेगा, तुला राशि के लिए अच्छा रहेगा। तीनों राशियों के लिए पूरा। और बाकी की जो राशियां हैं वो क्या कर सकते हैं ताकि उनका भी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो भी ठीक ठाक रहे? ग्रह नक्षत्र इधर उधर हो रहे हैं फिर भी, तो वो उसको बैलेंस करने के लिए अपना शॉर्टकट का रास्ता ना अपनाए, क्योंकि राहु के समय में जो होता है, मन में सारे शॉर्टकट के रास्ते आते हैं कि हम कैसे जल्दी से जल्दी अमीर बन जाए। उन सब रास्तों के ऊपर मन भटकाने का काम करता है। राहु क्या है? इल्यूजन है, भ्रम। तो वो भ्रम करता है, शॉर्टकट देता है, उससे अपन को बचने का है। सो इस पूरे गोचर के अराउंड के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो कोई एक ऐसा उपाय जो हर एक इंसान अपनी लाइफ में कर ही सकता है? देखिए, अभी श्रावण का महीना आने वाला है, शंकर जी को जल चढ़ाना और 108 बार ओम नमः शिवाय की माला जपना सबसे आसान तरीका है, सभी लोग कर सकते हैं इसको।
क्या, ये तो बहुत सिंपल चीज है सिंपल actually चीज ही कि- बता रहा हूँ। हाँ, और सिंपल और कितनी येट इम्पैक्टफुल होती है ये सारी चीजें, बिकॉज मैंने ये सारी सावन में चीजें करके जनरली देखी, और इन जनरल भी, नॉट जस्ट सावन, पूरे साल भी अगर हम लोग करते हैं तो ये बहुत इम्पैक्टफुल होता है। बिल्कुल, तो 100%। शिव की जो एनर्जी है वो आपको क्या लगता है कि कितना इम्पैक्ट डालती है एक इंसान के ऊपर? शिव की एनर्जी, शिव चंद्रमा के हम्म। स्वामी माने जाते हैं, चंद्रमा उनके सिर पे है, तो चंद्रमा मन का कारक है। और इस समय लोगों के मन यहाँ वहाँ भटकते हैं, मन भटकने को रोकने के लिए ही शिव की पूजा और शिव के ऊपर जलाभिषेक करना, ये सब बताया गया है। इसी गोचर के अराउंड, मतलब इसी चंचल मन, अति चंचल रैंडम मन, ऐसा होगा। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। और ये जो सिंपल चीजें आप लोग भी प्लीज अपनी लाइफ में इनको जरूर इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस लेकर आते हैं। सो आचार्य जी, अगर हम लोग प्लैनेट्स के बारे में बात करें, कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को ना, बहुत लोग पशु प्रेमी होते हैं, है ना, तो ये भी प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से ही चीजें होती हैं कि ये जो बिल्कुल। प्यार हम लोग डेवलप करते हैं, तो इसके बारे में प्लीज बताइए। देखो, सभी प्लैनेट्स के लिए अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी बताए गए हैं। जैसे सूर्य के लिए गाय को गुड़ रोटी खिलाना बताया गया है। चंद्र को मजबूत करने के लिए गाय को खीर या चावल खिलाना बताया गया है। मंगल को मजबूत करने के लिए बंदरों को दाना खिलाना बताया गया है। बुध को मजबूत करने के लिए पशु पक्षियों को दाना खिलाना बताया गया है। आपको गुरु मजबूत करना है, आध्यात्मिक की ओर बढ़ना है, तो गाय को चने की दाल खिलाइए। और शुक्र, अगर सुख समृद्धि चाहते हैं, आप पैसा चाहते हैं, तो मछलियों को दाना खिलाएं, आटे की जो गोलियां होती हैं। अगर आपका शनि कमज़ोर है, तो शनि के लिए आप काले कुत्ते या काले कौए को भोजन कराएं। राहु के लिए आप चींटियों को दाना दें। और केतु के लिए आप जो थोड़ा सा कलर चितकबरा टाइप का कुत्ता रहता है, उसको आप खाना खिलाएं। सुपर। सो अभिषेक जी, मुझे ना, अगर अभी थोड़ी देर पहले हम लोग सावन के बारे में भी बात कर रहे थे, शिव जी के बारे में बात कर रहे थे, तो इनसे ही कनेक्टेड है एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ जो है रुद्राक्ष, है ना। रुद्राक्ष ना मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसे फैसिनेट करता है। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी सबसे पहले तो रुद्राक्ष क्या है, इसकी डिटेल्स आप प्लीज़ बताइए। देखिए, रुद्राक्ष दो शब्दों से मिलकर बना है, रुद्र और अक्ष। रुद्र का मतलब होता है भगवान शिव, और अक्ष का मतलब होता है आंसू। तो एक पुराने समय की बात है, जब त्रिपुरासुर नाम का एक राक्षस था, जो कि काफ़ी घमंडी था, बहुत ही आतंक करता था। तीनों लोगों में हाहाकार मचा दिया था उसने, सभी देवताओं को परेशान कर दिया। अब देवता जब परेशान हो गए, तो वो भगवान शिव के पास मदद मांगने गए। आपने देखा होगा, भगवान शिव हमेशा ध्यान योग में रहते हैं, तो भगवान शिव ध्यान योग में बैठे हुए थे। अब जब देवताओं ने उन्होंने विनय किया, उनसे प्रार्थना की कि आप हमारे कष्ट दूर करें, तो देवताओं को बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए और त्रिपुरासुर का वध करने के लिए भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली। तो जब आप कभी समय तक आपकी आंखें बंद रहती हैं, कई बार आपने देखा होगा सुबह सुबह आपकी आंख खुलती है तो आंसू आ जाते हैं। तो वैसे ही कुछ आंसू भगवान शिव के गिरे नीचे, उन आंसुओं से रुद्राक्ष का वृक्ष बना और रुद्राक्ष के फल। तो रुद्राक्ष मतलब भगवान शिव का आशीर्वाद माना गया है। ओके, यहाँ से रुद्राक्ष की कहानी। खूबसूरत। तो जनरली मैंने बहुत लोगों को देखा है रुद्राक्ष पहने हुए, तो कोई भी पहन सकता है रुद्राक्ष को क्या? रुद्राक्ष को कोई भी पहन सकता है, मगर रुद्राक्ष कई प्रकार के होते हैं। तो उसको पहनने के लिए आपको कौन से ग्रह को, आपका कौन सा बेनिफिट होगा, आप उसका कुंडली विश्लेषण करवाएंगे, आप अपनी दशा देखेंगे, क्या लाभ चाहिए, तो उस हिसाब से आपको रुद्राक्ष पहनना चाहिए। कई बार पता है मार्केट में लोग भी बोलते हैं ना, नकली रुद्राक्ष भी होते हैं, तो क्या असली रुद्राक्ष की कोई पहचान होती है जिससे लोग पहचान पाए कि अगर आप रुद्राक्ष जब खरीदने जा रहे हैं तो प्लीज आप मेक श्योर करें कि ये चीज तो उसमें हो, तो भी पता चलेगा ये असली है? देखो, सबसे अच्छा तो होता है लैब का सर्टिफिकेट। लैब से एक्सरे होता है रुद्राक्ष का, तो रुद्राक्ष जैसे एक मुखी है, तो रुद्राक्ष के अंदर लैब के सर्टिफिकेट में या लैब के एक्सरे में रुद्राक्ष के अंदर एक बीज दिखेगा। अगर रुद्राक्ष 7 मुखी है, तो रुद्राक्ष के अंदर एक्सरे में 7 बीज दिखेंगे। ये सबसे ऑथेंटिक है। सो आचार्य जी, रुद्राक्ष के टाइप्स के बारे में अगर बात करें तो बहुत अलग अलग तरीके के भी रुद्राक्ष होते हैं, तो वो क्या है और उनका क्या महत्व है? देखिए, रुद्राक्ष 1 मुखी से लेके 21 मुखी तक होते हैं, और हर ग्रह के अलग अलग रुद्राक्ष बताए गए हैं। जैसे मंगल ग्रह को आपको बैलेंस करना है, तो उसके लिए 3 मुखी रुद्राक्ष बताए गए हैं। शुक्र ग्रह आपको पैसा चाहिए, धन दौलत शोहरत चाहिए, तो उसके लिए 6 मुखी रुद्राक्ष बताया गया है। अगर आप नेता हैं या आप पत्रकार हैं, वाणी वाला, बोलने वाला कार्य कर रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो उसके लिए 4 मुखी रुद्राक्ष बताया। हमें मतलब 4 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। राइट। और फिर कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको मेंटल प्रॉब्लम रहती है, मानसिक शांति के लिए, तो उसके लिए चंद्र जिम्मेदार है। चंद्र के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष बताया गया है। और किसी को साहस कम है, या किसी को लीडर बनना है, नेता बनना है, या टीम लीडर बनना है,
तो उसके लिए सूर्य है, तो सूर्य के लिए एक मुखी रुद्राक्ष बताया गया है। ओके, तो मतलब हर एक प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। Great. आपको ज्ञानवान बनना है, ज्योतिष में आगे बढ़ना, पढ़ाई लिखाई में आगे जाना है, तो उसके लिए 5 मुखी रुद्राक्ष है गुरु के लिए। या आपका शनि खराब है, शनि से प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके लिए 7 मुखी रुद्राक्ष है। ओके, और अगर हम लोग बात करें, जैसे बहुत सारी लाइफ में दिक्कतें और परेशानियां भी होती हैं, क्या रुद्राक्ष उसे भी दूर करता है? हाँ बिल्कुल, मगर उसमें आपको ये देखना है कि आपको कौन सी परेशानी है, कौन से ग्रह का आपको दोष लग रहा है, कौन से ग्रह की ऊर्जा आपकी कम है, किस ग्रह को आपको बैलेंस करना है, तो उस ग्रह के हिसाब से ही आपको रुद्राक्ष पहनना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको पैसे की दिक्कत आ रही है, आपके आर्थिक तंगी है, या आप कर्जे में जा रहे हैं, तो उसके लिए शुक्र का जो होता है 6 मुखी रुद्राक्ष वो पहनना चाहिए। ओके, तो मेरी नानी जो है वो हमेशा बोलती है, दिवांगना लाइफ में दान पुण्य खूब करो, जीवन में खूब सारे दान किया करो। कभी कोई कुछ अमावस्या होती है तो वो बोलते हैं तुम ये दान कर दो, वो दान कर दो। सो दान का हमारे जीवन में क्या महत्व है, आपको क्या लगता है, इम्पोर्टेंट है ये सब? बिल्कुल, ज्योतिष शास्त्र और जो वैदिक ज्योतिष में हमारी सनातन परंपरा में दान को किसी वस्तु का दान नहीं बताया गया। दान मतलब ग्रहों को बैलेंस करना बताया गया है। जैसे आपको मंगल ग्रह को बैलेंस करना है, तो मंगल ग्रह को बैलेंस के लिए आपको बताया गया है कि हनुमान मंदिर में जाके आप मसूर की दाल या लाल कपड़े का दान करें। उसके लिए नियत समय बताया गया कि ये सुबह के समय करना है। अच्छा। अब जैसे आपका राहु खराब चल रहा है, तो राहु के लिए जो दान बताया गया, हरी मूंग का दान बताया गया है, तो वो कब करना है? वो रात में करना है। बुध का दान करना पड़ता है दिन में, दोपहर के समय। तो बुध का दान सबसे ज्यादा बताया गया है कि अच्छा दान माना जाता है कि जो किन्नर होते हैं तो उनको अपन बुध अगर अपना मजबूत करना तो उनको दान करें। ओके। और अगर आपका शनि बिगड़ा हुआ है, शनि से संबंधित आपको समस्या है नहीं, तो शनि का दान बताया गया है कि आप गरीब या जो सफाई कर्मी रहते हैं उनके लिए शाम के समय आप दान करें। ओके जी। तो हर एक चीज के मतलब समय होता है, हर एक प्लैनेट का दान अलग होता है। आपको कौन सी समस्या आ रही है उसका आप पहले ज्योतिषी विश्लेषण करवाएं, कुंडली दिखवाएं, और जो भी योग परामर्शदाता ज्योतिष वाला है उससे आप सलाह लेकर ही दान करें। ओके, मतलब जनरली और जेनरिक दान जो हम लोग कर देते हैं कई बार ऐसा चलते फिरते। देखो, दान तो अच्छा है, मगर जेनरिक दान कर दिया आपने, और मान के चलो आपका बुद्ध अच्छा है, आपने बुद्ध वाला ही दान कर दिया, तो वो तो आपको पहले से मजबूत है, तो कोई भी दान करने से अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा। फिर आपको जो लाभ आप चाह रहे हैं वो लाभ नहीं मिलेगा। तो मतलब सोच समझ के सारी चीजें करनी है, ऐसे ही हवा में नहीं करना होता दान। आपको कुंडली का विश्लेषण करवाना, विश्लेषण के बाद जो आपका प्लैनेट गड़बड़ होगा, जिसको बैलेंस करना, उसके हिसाब से दान करना आपको। जैसे अगर हम लोग बात करें आजकल विवाह के बारे में और विवाह की देरी के बारे में भी बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कोई पर्टिकुलर दान है कि जेनरिक अगर हम लोग बात करें कि अगर आपके घर में कोई है जिनका विवाह नहीं हो रहा या विवाह में कोई रुकावट आ रही है, देरी आ रही है, तो उसके लिए क्या दान करा जा सकता है? देखो, विवाह के लिए जो कुंडली में अपन देखते हैं, तो विवाह के लिए 7th हाउस रिस्पॉन्सिबल होता है। तो 7th हाउस का जो लॉर्ड है उससे संबंधित अपन को दान करना चाहिए। लड़कों में विवाह के लिए कारक होता है शुक्र, तो शुक्र का दान करना है। लड़कियों में विवाह का कारक होता है गुरु, तो गुरु का दान करना है, गुरु ग्रह से संबंधित दान करना है। ओके, और दान में क्या करना होता है? दान में जैसे आपका जो भी 7th हाउस का लॉर्ड होगा तो उससे संबंधित दान करना है। आपका लॉर्ड अगर 7th हाउस का बुध है तो बुध से संबंधित आप दान करिए, हरे कपड़े दान कीजिए, आप किन्नरों को दान कीजिए, उस हिसाब से आप दान कर सकते हैं। 7th का लॉर्ड अगर शनि है तो शनि के लिए आप गरीबों को दान करें, अनाथालय में दान करें, या जो सफाई कर्मचारी होते हैं निम्न वर्ग वाले उनको दान करें। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग यार। तो बिकॉज मुझे पता ही नहीं था अभी तक कि दान करने का एक पर्टिकुलर समय भी होता है, तो आपने आज ये सारी चीज़ें बहुत क्लैरिटी के साथ यहाँ पर हमें बता दी है। जेनरिक दान जैसे कई बार ऐसा ना डेट ओरिएंटेड भी होता है कि आज अमावस्या है तो आज जाके दान कर दो, तो उसमें भी टाइम देखना पड़ता है क्या? बिल्कुल, अमावस्या है तो आपको देखना है आपको कौन सा ग्रह कमजोर है, तो उस ग्रह के हिसाब से आप दान कर सकते हैं। आचार्य जी, हमारी पूरी जो कॉन्वर्जेशन रही है ना, इसमें आपने एक चीज़ है जो बार बार बोली है, वो है आपका कुंडली का पूरा एनालिसिस। तो आपको क्या लगता है कि कुंडली एनालिसिस कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में? कुंडली एनालिसिस पुराने समय में जो किया जाता था, काफ़ी रिसर्च के बाद किया जाता था। आपने देखा होगा कि कुंडली में 9 ग्रह बताए गए हैं। 9 ग्रहों की क्या ऊर्जा हमारे मानवीय जीवन पर प्रभाव डाल रही है, उनका जो गोचर होता है, जो ट्रांजिट होता है, जैसे गुरु ग्रह 13 साल में अपना एक ट्रांजिट पूरा करता है,
तो उसका मानवीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ग्रह सिर्फ राशि से देख के अपन फलादेश नहीं करते, व्यक्ति की कुंडली देखेंगे, कुंडली में चंद्र राशि देखेंगे, लग्न राशि देखेंगे, और अभी वर्तमान में कौन सा गोचर चल रहा है, वर्तमान में उसकी कौन सी दशा अंतर्दशा चल रही है, वो देख के ही अपन फलादेश करेंगे। नहीं तो जनरली लोग बोलते हैं अरे तुम ये कर लो, ऐसे कर लो, ये हो जाएगा, तो बिना कुंडली के एनालिसिस, बिना कुंडली के परामर्श के मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, ना ही ज्योतिष में बताया गया है। ग्रेट यार, दिस आज हमारी जो कॉन्वर्सेशन रही, कितने सारी इंसाइटफुल बातें आपने हमें बताई है। आप कुछ और हमारे दर्शकों को मैसेज देना चाहेंगे यहाँ पर? मैं आपके दर्शकों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि 2-3 काम है जो सभी लोग कर सकते हैं इन जनरल। हाँ, इन जनरल 3 उपाय के बारे में अगर हम लोग करें तो या सूर्य नमस्कार जो सारी चीज़ों को बैलेंस करता है, सारे ग्रहों को बैलेंस करता है आपको। और सभी लोग इस समय में मेंटल थोड़ा ही या कुछ ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए चंद्र को ठीक करना है। तो उसके लिए आप सभी चीज़ों का दान करें और 10 मिनट का मेडिटेशन कंपलसरी, 10 मिनट आप अपने लिए निकालें, क्योंकि लोगों के पास समय की कमी नहीं है, मगर वो समय यहाँ वहाँ निकल जाता है। 10 मिनट अपनी खुद की आत्मा और मन को दे दें। सूर्य नमस्कार आपके शरीर को हो गया। और जो तीसरी टेक होम आपके दर्शकों को मैं बोलना चाहूँगा, आज के समय में अगर परिवेश में देखा जाए तो बुजुर्ग काफ़ी अकेले हो गए। तो बुजुर्गों की सेवा सिर्फ लड़के की जिम्मेदारी नहीं, समय बदल गया है, पुरुष युग चला गया है, अब महिलाओं का युग आ गया है। तो अब लड़कियों को आगे बढ़ के अपने अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, और जो उनके पति हैं, पति को खास तौर पर ससुर की सेवा करनी चाहिए। ओह जी, पति को ससुर की सेवा करनी चाहिए। पति जब ससुर की सेवा करेंगे तो ससुर की सेवा के साथ साथ सासू माँ की भी सेवा हो जाएगी। सभी ससुर और सासू माँ की सेवा होगी तो बुजुर्गों की सेवा अपने आप हो जाएगी। किसी पे ब्लेम गेम नहीं होगा कि भाभी जी आपने हमारे मम्मी पापा को अच्छे से नहीं देखा। राइट जी, तो ये 3 चीजें बेसिकली आप कर सकते हैं और आपकी जो लाइफ है वो सॉर्टेड रहेगी उसमें। सो अगर आपसे भी कोई परामर्श करना चाहे तो आपसे कहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं? हमसे कनेक्ट करने के लिए हरिओम ऐप है, जिसमें आप मेरे लिए कंसल्टेशन का टाइम ले सकते हैं और मैं ऑनलाइन उसमें आपको कंसल्टेशन दे सकता हूँ। ग्रेट। और हरिओम ऐप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज हमारे इंडिया का एक वन ऑफ दी स्पिरिचुअल ऐप्स है जहाँ पर आपको सब कुछ मिलता है, एनर्जी और हमारी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। देखिए, अगर सिनेमा के क्षेत्र में देखा जाए तो पहला ऐसा ऐप आया है जो आध्यात्म से लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है, लोगों को ज्ञान दे रहा है, लोगों को पुरानी स्टोरी दिखा रहा है, क्या हमारा साइंस था, क्या हमारे शास्त्र थे, उन सबको धीरे धीरे करके आम जन तक जो पहुंचाने का काम कर रहा है वो हरिओम ऐप कर रहा है। ग्रेट, सुपर। तो आज हमारे शो पर आपको आकर कैसा लगा, कैसी वाली फीलिंग थी? आज इतनी इंसाइटफुल बातें और इतनी सारी चीज़ें आपने हमें बताई। मुझे बहुत ही खुशी मिली, अंदर से एनर्जी मेरी, मतलब ऐसा लग रहा है कि एनर्जी और बढ़ गई यहाँ पे आने के बाद। और इतनी सारी आपसे अच्छी अच्छी बातें की, आपने मेरे से प्रश्न पूछे, मैंने उनका जवाब देने की कोशिश की और जवाब दिया मैंने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। ग्रेट, थैंक यू सो मच आचार्य जी। इट वाज सो ग्रेट एंड नाइस इंटरेक्टिंग विद यू। एंड डेफिनेटली अगर आप भी आचार्य जी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो हरिओम ऐप आज ही डाउनलोड करें। अगर आप भी एक एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट इन एस्ट्रोलॉजी या फिर एक टैरो एक्सपर्ट या फिर एक वास्तु एक्सपर्ट, और आप अपनी नॉलेज को पूरी देश और दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, वेल हरिओम ऐप इज द प्लेटफॉर्म राइट देयर। हरिओम ऐप आपके लिए लेकर आया है एक सुनहरा मौका, जहां पर आप नीचे दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर अपनी डिटेल्स शेयर करें और हो सकता है हरिओम ऐप के इस शो पर अगला चेहरा आपका।